नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मिली जगह। धामी को लिस्ट में मिला 61वां स्थान। यूसीसी सहित कई खास फैसलों का असर। उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ। जनता निःशुल्क कर सकेगी फूलों का दीदार। हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई। संयुक्त कार्रवाई में दंपत्ति से 308 ग्राम स्मैक जब्त, कार की गई बरामद, मामला दर्ज। काशीपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का माल, अवैध चाकू और तमंचे किए बरामद। लखनऊ, दिल्ली और जयपुर सहित कई शहरों में दर्ज हैं 20 मुकदमे। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बदला रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया। फूलों की प्रदर्शनी के दीदार के लिए आम जनता को 1 मार्च से 3 मार्च तक राजभवन में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी। वहीं वसंतोत्सव 2024 के शुभारंभ के मौके पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर उन्हें वसंतोत्सव की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव का अवलोकन कर इस मौके पर आयोजित आकर्षक पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इस आयोजन को प्रकृति से जुड़ने का सार्थक प्रयास बताया और कहा कि विभिन्न प्रजाति के पुष्पों का सौंदर्य मानसिक शांति के साथ पर्यावरण की स्वच्छता का भी संदेश देता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। हाल ही में लिए गए उनके कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के कारण उन्हें विशेष पहचान मिली। देहरादून से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित रायपुर ब्लॉक विधानसभा डोईवाला के नाही कला, सनगांव और सिंधवाल गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर बहिष्कार करने की बात कही। बता दें, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात कही और विरोध करते हुए कहा कि जब तक सड़क नहीं बनती तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा बहिष्कार तो अभी चलता रहेगा, लेकिन अब जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार तक अगर हमारी फाइल पहुंची हुई है, वो हमें बता रहे कि आप अपना अधिकार दें, जो मतदान हमारा अधिकार है उसको दें। लेकिन जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमें जब तक पक्का लेटर में या तो किसी चीज मतलब हमें होना चाहिए कि हाँ हमारी सड़क बनेगी तभी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। कितनी की कार्रवाई की जाएगी और इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार आपका ड्यूटी और राइट दोनों है और उसके माध्यम से आप संतोष असंतोष व्यक्त करते हैं तो उसका प्रयोग जरूर करिए। और ये लोग अभी कह रहे हैं कि 15-20 दिन हम वेट कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार से जो भी डिसीजन आएगा उसके क्रम में ये लोग अपना आगे निर्णय लेंगे। और हमने अपना जो स्थिति थी उससे इनको अवगत कराते हुए इनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग मताधिकार का प्रयोग करें बनाकर, क्योंकि 90% रोड ये फॉरेस्ट में है तो पूरी प्रस्ताव इसका बना के नोडल के यहाँ से भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।
जैसे ही भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई जो भी उचित होती है वो कार्रवाई करके तुरंत कार्य शुरू कराया जाएगा इसके ऊपर। क्योंकि अभी भारत सरकार में 17/2/24 को ये फाइल गई है यहाँ से, तो उसके उपरांत ही कुछ कार्य इसमें कराना संभव हो पाएगा। लक्सर के रायसी में बीती रात ट्रैक्टर ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पोस्टमार्टम से वापस आने के बाद मामला उस समय गर्मा गया जब पीड़ित परिजन रायसी पुलिस चौकी पहुंचे। वहां उन्होंने ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर नहीं पाया। उन्होंने मामले की जानकारी ली, लक्सर पुलिस से करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया। गुस्साए परिजनों ने सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सड़क पर बैठे लोगों का कहना है जो ट्रैक्टर पुलिस दिखा रही है ये वो ट्रैक्टर नहीं है। पुलिस महिंद्रा 555 ट्रैक्टर अपने हिरासत में दिखा रही है, जबकि घटना के समय महिंद्रा 585 ट्रैक्टर था जो कि नया था। कल का ट्रैक्टर वाले का ट्रैक्टर भी चौकी में नहीं है। जो ट्रैक्टर पुलिस वाले दिखा रहे हैं वो ट्रैक्टर दूसरा पुराना ट्रैक्टर, वरना हमारी नजरों में जो हमने ट्रैक्टर देखा महिंद्रा 585 ट्रैक्टर नया और 555 ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। पूरी थानेदार भी हमें चौकी में नहीं मिल रहा। हम ये चाह रहे हो ना मुजरिम को यहाँ लाओ, ट्रैक्टर भी यहाँ लाओ, हमें दिखाओ। हल्द्वानी में पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस ने व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में इसकी शुरुआत की गई। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन तक भिक्षा नहीं शिक्षा के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता अभियान होगा। ऑपरेशन मुक्ति का अभियान है जिसमें कि इस वर्ष का थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, सपोर्ट टू एजुकेटेड चाइल्ड। मतलब बच्चों को भीख नहीं देनी है, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। आपने देखा होगा कि गत वर्षों में भी प्रोग्राम चले हैं। इस वर्ष भी 1 माह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके 2 फेज हैं। प्रथम चरण में हम बच्चों को चिन्हित करेंगे। जैसे आपने देखा होगा चौराहों पर जो भीख मांगते हैं, कूड़ा बेचते हैं या गुब्बारे बेचते हैं या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित कर हम उनके पुनर्वास और उनके स्कूल में दाखिला के लिए प्रयास करेंगे। धरोहर विकास संस्था विगत 8 वर्षों से स्ट्रीट चिल्ड्रन जो बाल भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चे हैं या कूड़ा बीनने में या समाज की मुख्य धारा से कटे हुए बच्चे, इन बच्चों पे काम कर रही है सर। इनके लिए हम लोग बेसिकली डे केयर एक सेंटर हम लोग संचालित कर रहे हैं 25 बच्चों की क्षमता के साथ, जो हल्द्वानी शहर में भीख मांगने, कूड़ा बीनने, समाज की मुख्य धारा से जो कटे हुए बच्चे, उन बच्चों को हम लोग एक अपने परिवार के जितने भी एक डे केयर में बच्चे को आवश्यकता होती है दिन की व्यवस्था, वो चीजें हम पूरा कर रहे हैं। सौरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले संगठन जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी के नेतृत्व में चंपावत के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बैठक की। संगठन जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी ने बताया कि सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से मानदेय और पिछले बिलों और लाभांश के भुगतान की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जोशी ने कहा, सरकार के इस रवैये से तंग आकर समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 5 मार्च से जिला पूर्ति कार्यालय लोहा घाट अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया है। मैं चंद्रमोहन जोशी सौरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की ओर से बोल रहा हूँ और हमारी ये मुख्य मांग है कि एक तो हमको मानदेय दिया जाए और दूसरा हम 5 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है जो लगातार चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो उसके लिए हमें आगे भी और कार्य करना पड़ेगा। हमारा क्रमिक अनशन हमारे पूर्ति निरीक्षक का गोदाम है यहाँ छमनिया में, उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसमें 12 कोट, पार्टी, लोहाघाट और चंपावत, जिला चंपावत के सभी सस्ता गल्ला विक्रेता इसमें शामिल। संभवतः या तो बंद रहेगी, अगर कोई सरकार ने हमें कुछ आश्वासन दिया तो हम खोल के कार्य शुरू करें। मांगे हमारी तो सबसे प्रथम मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए और सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो पूर्व का भाड़ा वगैरह सरकार ने हमें दिया नहीं है, कोविड से लंबित पड़ा हुआ है, उसको तुरंत दिया है। बहिष्कार करने का हमारा पूर्ण
जोशीमठ में एक बार फिर पहाड़ों में अचानक से मौसम का मिजाज बदला। ग्रामीण क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं ऊंची चोटियों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी और बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाकों में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। स्थानीय लोग बर्फबारी और बारिश के चलते अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। वहीं विश्व पर्यटक स्थल ओली में इस बार जमकर बरसात हो रही है, इसी के चलते बर्फबारी भी हो रही है। इसी के चलते बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। तीर्थ स्थल से लेकर पर्यटक स्थल इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में है। के भगेनड़ी गांव में एक बार फिर से आर्मी और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं और गांव की महिलाओं सहित लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालत को सामान्य बनाने में जुटी हुई है। मामला खंजरपुर होकर गुजरने वाले भंगेड़ी के रास्ते को लेकर गरमाया, जब आर्मी के अधिकारियों ने भंगेड़ी के जाने वाले रास्ते को बनने से रोकने का प्रयास किया। फिलहाल कोई आश्वासन ग्रामीणों को नहीं मिला और ग्रामीण अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिला भी जाते हैं, सब जाते हैं, आदमी नौकरी वाले भी जाते हैं, तो इसलिए हमने धरना दे रखा। हमें रास्ता यही चाहिए, हमारा परंपरा से रास्ता खुला हुआ था। ये तो हमेशा की बात है, 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ये वाला रास्ता बंद, कभी वो वाला रास्ता बंद। अब इस रास्ते की बारी आ गई है। मेन रास्ता यही है सबका। यहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें हद से ज्यादा परेशान है इस रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला जाती है। कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता ऐसा ये बनने नहीं देते। आप देख रहे हैं रोडे पड़े हुए हैं, कितने काम रुक जाता है जब भी ये चाहते हैं, जब भी बंद कर देते हैं। रुड़की में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। एक लापता युवक की गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद उसका शव लावारिस समझकर दूसरे धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकलवाया और फिर अंतिम संस्कार के लिए सोलानी नदी शमशान घाट लाया गया। जो परिजनों द्वारा कहा जा रहा है उस पर जांच कराते हुए कार्रवाई होगी आगे। सर, जिस तरह की जांच, किस तरह की जांच की जाएगी? यदि इनके द्वारा ये मर्डर के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पोस्टमार्टम भी हुआ था उसका? पोस्टमार्टम हो रखा है, रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर कार्रवाई के लिए उनको। सर, 17 तारीख को बॉडी मिली है, तो डॉक्टर से पता करेंगे सर। लड़के के हाथ पे खून भी लिखा हुआ था, उसके बाद दफना दे गया, तो जांच की जाएगी इस चीज की सर। देखेंगे अभी जो भी होगा उसमें पीएम में लिखा होगा, पंचनामे में जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से देखेंगे। तारीख को 13 फरवरी को गया हुआ था, शाम के टाइम निकला था। उसके बाद प्रशासन को 24 घंटे बाद रिपोर्ट दे दी गई थी। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बार इन्होंने सीसी फुटेज निकाल ली थी, वो जो पुल पे जा रहा था, उसके देखने के बाद आगे से कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरे बाद में 17 तारीख को मंगलौर पुलिस ने रबजाइबे से निकाली बॉडी निकालने के बाद में फिर उसके बाद में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है ना, जो बॉडी को दफना दिया गया। होम के कारण जो है, जब होम है था क्यों दफनाया गया इन्होंने? प्रशासन की इसमें ढील है, प्रशासन ने जो करी वो गलती प्रशासन की है इसमें। ठीक है, हम मांग हमारी यही है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंदेशा ये कि यहाँ सक्केदारी में है, जो भी आगे जांच के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कोतवाली, ज्वालापुर और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी दंपत्ति को दबोचकर उनके कब्जे से 308 ग्राम स्मैक जब्त की। डील के दौरान प्रयोग की गई कार भी पुलिस ने बरामद की। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से पूर्व में वांछित चल रही थी बरामदा माल के आधार पर कोतवाली, ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज किया गया। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर्व इस बार आगामी 8 मार्च को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर रामनगर में स्थित माता बाल सुंदरी देवी मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और हरिद्वार से पवित्र जल लेकर पहुंचे भोले के भक्त कूलर सिद्ध बाबा के अलावा
नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के बाद अपने घरों को रवाना होते हैं। शुक्रवार को रामनगर से भी भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बता दें कि सभी शिव भक्त हरिद्वार से अपनी कावड़ में पवित्र गंगा जल भरकर 7 मार्च को रामनगर पहुंचेंगे, जहां उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं 15 इयर्स की हूँ। हम हरिद्वार जा रहे हैं भोलेनाथ की सेवा करने, कांवर लेने के लिए। देखिए स्वास्थ्य खराब है वो सब ठीक है, जो दुख यहाँ आना है वो रास्ते में आना है, भगवान वहाँ पे हमारी रक्षा करेंगे, इसीलिए हम उनके नाम से जा रहे हैं। और लगभग 45 सालों से लगातार हमारा परिवार कांवर जल भरने जा रहा है। वो गंगा मैया और भोलेनाथ की ही कृपा है और अभी ईश्वर की कृपा पूरा परिवार जा रहा है और सब कांवरियों की सहायता प्रभु करेंगे जिनके सहारे हम जा रहे हैं। उत्तरकाशी में फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। निचले इलाकों में सुबह से मौसम बारिश का बना हुआ है। इसके साथ ही बात की जाए ऊंचाई वाले क्षेत्र की तो गंगोत्री धाम और शीतकालीन प्रवास मुखवा और हर्षिल वैली में बर्फबारी पड़नी शुरू हो चुकी है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय रोशनाबाद पहुंचकर अपर जिलाधिकारी पीएल शाह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से आयुष्मान कार्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए ऋषिकेश एम्स अस्पताल के डायरेक्टर और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने कहा कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द गांव की महिला इमराना 23 फरवरी से ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती है, लेकिन बीमार महिला इमराना को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा। पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा है, क्योंकि आयुष्मान घोटाले में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ा घोटाला आयुष्मान का हो रहा है। इमराना पत्नी सत्तार निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द थाना लक्सर अस्पताल में 23 तारीख से भर्ती है और उसका आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, इलाज का पैसा लिया जा रहा है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड की, गरीब लोगों के इलाज की, और इधर आयुष्मान कार्ड पैसा नहीं निकाल रहा है। किसकी जेब से जाएगा वो पैसा, कहाँ है वो पैसा? तो आज ये ज्ञापन दिया है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाने को लेकर कांवड़ियों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ अनुष्का बडोला ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिन विभागों के अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए उनमें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, नगर निगम सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। तारीख से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 तारीख के मध्य में, जब शिवरात्रि का दिन है, कांवड़ बढ़ने की संभावना है और उसी बीच में लास्ट के 3-4 डेज जो डाक कांवड़ का भी रहता है। विगत वर्ष भी हमने यातायात को लेकर के प्लानिंग करी थी और कांवड़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रैफिक प्लानिंग। और ट्रैफिक अगर अच्छे से प्लान हो जाए और कांवड़ी अपना सकुशल अपने गंतव्य तक जाए तो कोई इस तरह से इशू नहीं रहता। उसी संदर्भ में यातायात को प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे यातायात से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और जो भी स्टेक होल्डर है, जैसे PWD हो गया, चाहे हमारे जल संस्थान के लोग हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, तो सबके साथ एक हमने संयुक्त रूप से मीटिंगें करी हैं। पुलिस ने बीते दिनों हुई बंद घर से नकदी सहित लाखों रुपए का सामान चोरी करने के मामले में 2 अंतर्राज्यीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर चोरों के खिलाफ मुरादाबाद, नैनीताल, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में 20 मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी अभय सिंह और सीओ अनुषा बडोला ने बताया कि बीते 13 फरवरी को राजीव कुमार अग्रवाल दिल्ली गए हुए थे और 19 फरवरी को वापस आने पर देखा तो उनके घर से चोर कमरों के ताले तोड़ते हुए अलमारी में रखे जेवरात, सिक्के और 80,000 रुपए चुरा ले गए थे।
चोर निशाना बनाया था, वहाँ से करीब 70-80 हज़ार रुपये कुछ चांदी का सामान दिल्ली लगे थे। तो उसमें हमारी काफी पुलिस के चौकी इंचार्ज कर्नल इन्होंने और टीम लगा के उन्होंने जब ऐसे नोट ऑफिस काम किया, तो उसमें संभल के 2 चोर पकड़े गए हैं, जिनसे करीब 38 हज़ार के करीब लोगों कैश बरामद हुआ है और सारा जो सामान चांदी का कहता सब बरामद हुआ है। ये जो चोर हैं ये बड़े से चोर हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे चोरी करते हैं। बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, यहाँ उत्तराखंड में, यूपी वगैरह में काफ़ी चोरियाँ उन्होंने कर रखी हैं। 2021 महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। चंडीगढ़ ईडी की जांच के बाद पटेल नगर थाने में देहरादून के कारगी चौक स्थित डीएनए लैब के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आरोप है कि लैब संचालक ने कुंभ मेले 2021 में कोविड जांच में फर्जीवाड़ा कर सरकार से 84 लाख रुपए लिए थे। बता दें कि ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ। को ज्ञात है कोविड काल के दौरान कुछ लैब्स के द्वारा जो है कोविड टेस्ट करवाए गए फर्जी तौर पे और उसके संबंध में जो है पैसा उनके द्वारा बरामद किया गया। तो जब जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आया था। उसी जांच के आधार पर इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लैब्स इसमें इन्वॉल्व थी और उनकी विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही विवेचना में अग्रिम साक्ष्य आएंगे उसी के अनुसार आगे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Thank you.